नमस्कार प्रिय बंधुओं, इसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश चौधरी व्याख्याता हिंदी आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज से मैं जीरो लेवल से हिंदी व्याकरण की निःशुल्क क्लास शुरू करने जा रहा हूं। इसलिए आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप इसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी व्याकरण की निःशुल्क क्लासें जरूर देखें। तो चलो विद्यार्थियों, आज से अपन हिंदी व्याकरण की निःशुल्क क्लासें शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले दोस्तों अपन हिंदी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये नाम किसने दिया और हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है। उसके बाद में अपन भाषा शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, भाषा की परिभाषा क्या होती है और भाषा के प्रकार। उसके बाद में भाषा के प्रकारों के बाद में आएगा कि भाषा मनुष्य को भाषा बोलने के लिए जो विकास क्रम होता है उसका अध्ययन करेंगे। और फिर हिंदी और भाषा को साथ में लेकर के इसका हिंदी भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिनमें अपन पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का वर्गीकरण, भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का वर्गीकरण और संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भाषा का वर्गीकरण। फिर अंत में पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण शब्द बना कैसे है, कौन सी संधि है इसमें, उपसर्ग कौन सा है, परिभाषा व्याकरण की, और व्याकरण के अंतर्गत जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं जैसे ध्वनि होती है, वर्ण होते हैं, अक्षर, पद, वाक्य, वाक्यांश, मात्राएं, शिरोरेखा आदि का भी अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के। तो चलो विद्यार्थियों, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। देखो विद्यार्थियों, प्राचीन काल में भारत के उत्तर पश्चिम में एक सिंधु नाम की नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी बहती थी। और प्राचीन काल में भारत का व्यापारिक संबंध है वो ईरान के साथ था। प्राचीन काल में भारत का व्यापारिक संबंध किसके साथ में था? ईरान के साथ। और भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी बहती थी विद्यार्थियों। भारत प्राचीन काल में भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी बहती थी और भारत का प्राचीन काल में ईरान के साथ व्यापारिक संबंध भी था। तो ईरानी जो लोग थे दोस्तों, वो उच्चारण में भिन्नता के कारण स को है उच्चारित करते थे। स को क्या उच्चारित करते थे? है उच्चारित करते थे। ध को द उच्चारित करते थे और फ को प उच्चारित करते थे। विद्यार्थियों, ईरानी जो लोग हैं, ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया था। पर्शिया क्योंकि वहां पारसी लोग अधिक रहते थे और ईरान में फारसी भाषा बोली
जाती थी। तो ईरानी लोग हैं वो उच्चारण की भिन्नता के कारण स को है उच्चारित करते थे, ध को द उच्चारित करते थे और फ को प उच्चारित करते थे। इसलिए दोस्तों वो सिंधु नदी को क्या कह करके पुकारते थे? हिंदू नदी कह करके पुकारते थे, क्योंकि स को है उच्चारित करते हैं, ध को द उच्चारित करते हैं। तो वो सिंधु नदी को क्या कह करके पुकारते थे दोस्तों? हिंदू नदी। ईरानी जो लोग हैं वो सिंधु नदी को दोस्तों हिंदू नदी कह करके पुकारते थे। ईरानियों का जो धार्मिक ग्रंथ है जैन अवस्था, उसमें भी सिंधु नदी को हिंदू नदी कह करके पुकारा गया दोस्तों। अब देखो सिंधु से बना हिंदू। अब क्योंकि भाषा परिवर्तनशील होती है और बोलने की दृष्टि से, क्योंकि भाषा कठिन से सरल की तरफ चलती है, इसलिए बोलने की सुविधा की दृष्टि से हिंदू से हिंद शब्द बना। हिंदू से कौन सा शब्द बना दोस्तों? हिंद शब्द बना। हिंदू से दोस्तों हिंद शब्द बना। फिर हिंद शब्द में इक प्रत्यय लगाकर ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगाकर, हिंद शब्द में ईरानी भाषा का कौन सा इक प्रत्यय लगा तो शब्द बना हिंदीक। कौन सा शब्द बना दोस्तों? हिंदीक। इक प्रत्यय लगने से ईरानी भाषा का ईरानी भाषा का है ये इक प्रत्यय। ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगने से हिंद शब्द में ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगने से हिंदीक शब्द बना। और हिंदी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है हिंद का। हिंदी का अर्थ होता है हिंदी का। अब आगे चलकर के हिंदी जो शब्द है इसमें कै का लोप हो गया। आगे चलकर के हिंदी शब्द में से कै का लोप हो गया और जो शब्द निकल करके आया वो आया हिंदी। वो क्या है दोस्तों? हिंदी शब्द निकल करके आया। तो इस प्रकार दोस्तों सिंधु से हिंदी शब्द का विकास हुआ है। सिंधु शब्द से हिंदी शब्द निकला है। जो फारसी संस्कृत भाषा का सिंधु शब्द है वो फारसी में हिंदू हो गया। वो फारसी में क्या होगा? हिंदू हो गया। सिंधु है ये नदीवाचक शब्द था प्रारंभ में, जब आर्य लोग हैं वो ईरानियों एवं दर्द लोगों से बिछुड़ करके सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने लगे थे, तब ये जो हिंदी शब्द है वो उस क्षेत्र विशेष के लोगों की भाषा थी। लेकिन जो जो आर्य लोग हैं वो संपूर्ण भारत में आगे बढ़ते गए, त्यों त्यों हिंदी शब्द है ये भी अपना विस्तृत रूप है वो धारण करने लगा। तो दोस्तों जो संस्कृत भाषा का सिंधु शब्द है वो फारसी में हिंदू हो गया। और हिंदू से हिंद बना, क्योंकि भाषा बोलने की दृष्टि से कठिन से सरल की तरफ चलती है और भाषा परिवर्तनशील होती है, इसलिए हिंदू शब्द से हिंदी शब्द बना। हिंद में एक प्रत्यय लगा के हिंदी शब्द बना। हिंदी का अर्थ होता है हिंदी का, और हिंदी के कैटा लोप होकर के हिंदी शब्द निकल करके आया। तो इसलिए दोस्तों हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो हिंदी शब्द है वो सिंधु नदी से निकल करके आया है। और क्योंकि प्राचीन काल में भारत के ईरान से व्यापारिक संबंध भी थे और ईरानी की जो उच्चारण भिन्नता थी उसके कारण वो से को है, ध को द और फे को उच्चारित करते थे। और ईरान में फारसी भाषा बोली जाती थी। ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती थी दोस्तों? फारसी। ईरान में फारसी भाषा बोली जाती थी दोस्तों। और फे को वो क्या बोलते थे? पे भी उच्चारित करते थे, इसलिए इसको अपन पारसी भी कह सकते हैं। कौन सी भाषा कह सकते हैं? पारसी भाषा भी कह सकते हैं। और अपन इसको ईरानी भाषा के नाम से भी जान सकते हैं। तीनों एक ही नाम है दोस्तों, फारसी, पारसी और ईरानी, तीनों एक ही नाम है। तो अब दोस्तों अगर आपको ये पूछे कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो आपका उत्तर होगा फारसी, पारसी या ईरानी। फारसी, पारसी या ईरानी होगा दोस्तों। हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है?
हिंदी शब्द किस भाषा का, तो दोस्तों क्या होगा आपका उत्तर, फारसी। फारसी भाषा कह सकते हैं। फारसी को पारसी भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ईरानी लोग फे को पे उच्चारित करते थे, और ईरानी भाषा भी कह सकते हैं, कि ईरानी भाषा का शब्द भी कह सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी उत्तर है। अगर फ्रेंच भाषा आ जाए ऑप्शन में, फ्रेंच और फारसी में फर्क होता है दोस्तों। फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा है, उनमें और फारसी में बहुत डिफरेंट है। आप फ्रांसीसी और फारसी को एक मत समझ लेना, और फ्रेंच भी इससे भिन्न भाषा है दोस्तों। तो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का है दोस्तों। अब निष्कर्ष, अपन चर्चा करते हैं निष्कर्ष पर। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर जो निष्कर्ष निकल करके सामने आता है दोस्तों, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर जो निष्कर्ष निकल करके सामने आता हुआ है कि ईरानियों या पारसियों, क्योंकि ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया था और वहां पर पारसी लोग अधिक रहते थे, क्योंकि वहां पर पारसी लोग अधिक रहते थे। ईरानियों या पारसियों की उच्चारण भिन्नता, एवं भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। यह दोस्तों कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। ईरानियों या पारसियों की उच्चारण भिन्नता का मतलब मैंने समझाया था कि पिछले पेज पर, कि से को है उच्चारित करते थे, ध को द उच्चारित करते हैं ईरानी लोग, और फे को पे उच्चारित करते थे। एवं भाषा की परिवर्तनशीलता, क्योंकि भाषा परिवर्तन होती रहती है, भाषा कठिन से सरल की तरफ चलती है, इसलिए भाषा परिवर्तनशील रहती है। तो परिवर्तनशीलता के कारण, भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब अपन ने हिंदी शब्द के बारे में दोस्तों चर्चा की। तो हिंदी शब्द है वो सिंधु शब्द से हिंदू बना, फिर हिंदी और हिंदी शब्द लास्ट में हिंदी शब्द बना। ये ईरानी भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द है ये ईरानी, इसकी भाषा है जो ईरानी भाषा है दोस्तों, या फारसी या पारसी कह सकते हैं दोस्तों। फारसी या पारसी कह सकते हैं अपन। हाँ, अब देखो दोस्तों अपन चर्चा करते हैं भाषा शब्द को लेकर के। इस पर चर्चा करेंगे भाषा शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, दोस्तों मैं आपको 0 लेवल से हिंदी व्याकरण की शुरुआत से लेकर के चल रहा हूं मैं आपको। तो पहले अपन ने हिंदी भाषा के बारे में चर्चा की, अब भाषा शब्द के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में। अब देखो भाषा शब्द है वो है दोस्तों संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है वह संस्कृत की भाष धातु से बना है। किसकी धातु से बना है? संस्कृत की।
धातु मूल भाषा में होती है, और मूल भाषा का अगर जहां नाम आ जाए वो संस्कृत होती है, वो है संस्कृत होती है। धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पट धातु है, पट, इसमें ना पढ़ते लग गया तो शब्द बन गया पढ़ना, तो शब्द क्या बन गया? पढ़ना, तो ये क्रिया बन गई। धातु क्या है? पढ़, पढ़ में ना पढ़ते लग गया, शब्द बना पढ़ना, तो ये क्रिया बन गई। लिख, लिख ये धातु है, इसमें ना पढ़ते जोड़ते पर लिखना शब्द बन गया, तो ये क्रिया बन गई। तो धातु से क्रिया बनती है दोस्तों। तो ये भाषा शब्द है वो भाष, संस्कृत की भाष धातु से बना है। अर्थ, भाष का अर्थ होगा दोस्तों विचार या भाव प्रकट करना। क्या होगा? विचार या भाव प्रकट करना, विचार या भाव प्रकट करना। अब देखो दोस्तों, मान लो ये दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, ए और बी। अब ए के मन में क्या विचार है ये बी को नहीं पता है, और बी के मन में क्या विचार है ये ए को नहीं पता है। तो अब ये ए के मन में जो भाव और विचार है उनको यदि ए ध्वन्यात्मक रूप दे दे तो वह भाषा बन जाती है। विचार या जो भाव है, उनके मन में जो विचार और भाव चल रहे हैं, उन्हीं भाव और विचारों को यदि ध्वन्यात्मक रूप दे दिया जाए तब वह भाषा बन जाती है दोस्तों। मनुष्य और पशु में दो ही तरीके से अपन अंतर कर सकते हैं, भाषा और सामाजिकता की दृष्टि से। भाषा और सामाजिकता, क्योंकि मनुष्य वो सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं परिभाषा पर। भाषा की जो परिभाषा है वो क्या परिभाषा? देखो, भाषा, देखो दोस्तों, मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये होगी दोस्तों भाषा की परिभाषा। मतलब भाषा है, शब्द है, वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है विचार या भाव प्रकट करना। क्या है? विचार या भाव प्रकट करना। अब परिभाषा की अपन चर्चा करते हैं कि मनुष्य अपने विचारों या भावों को आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। अब मान लो ये ए और बी है, इसके मन में जो भाव और विचार थे, अब अपने जो भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए ये जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करेगा, भाव और विचारों को यदि ध्वनि के रूप में कन्वर्ट कर देगा ये, तो वो भाषा कहलाएगी। तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? भाषा। तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। आई बात दोस्तों आपके समझ में? बहुत ही अपन धीरे धीरे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। जल्दबाजी नहीं है, रटना नहीं है आपको, हर चीज में आपको समझा करके पढ़ाऊंगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता भी सकते हैं कि आप किस प्रकार पढ़ना चाह रहे हैं, आपको हिंदी व्याकरण का अध्ययन है वो किस प्रकार से करवाया जाए। अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं या धीरे धीरे ज्यादा धीरे पढ़ा रहा हूं तो भी आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो अपन अब जो आगे चलते हैं कि भाषा के प्रकार दोस्तों, किस पर चलते हैं, भाषा के प्रकार। अब बात करेंगे अपने भाषा के प्रकार। यहां से कई बार दोस्तों क्वेश्चन निकल के रहता है बहुत बड़े एग्जामों के, भाषा कितने प्रकार की होती है। बहुत सारी बुकों में भाषा के 2 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार, 2 प्रकार। लेकिन दोस्तों भाषा के 2 प्रकार में, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो ये है कि नंबर 1 पर है दोस्तों मौखिक भाषा। नंबर 1 पर क्या है दोस्तों, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। नंबर 2 पर है दोस्तों लिखित भाषा। और नंबर 3 है दोस्तों सांकेतिक भाषा। नंबर 3 कौन सी है दोस्तों, सांकेतिक भाषा। भाषा 3 प्रकार की होती है दोस्तों। भाषा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की। नंबर 1 पर क्या बताया मैंने दोस्तों, नंबर 1 पर है मौखिक भाषा। नंबर 1 पर कौन सी है, मौखिक भाषा। नंबर 2 पर है लिखित भाषा और नंबर 3 पर है सांकेतिक भाषा। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है दोस्तों। अब अपन इस पर चर्चा करेंगे कि मौखिक भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि मौखिक भाषा की परिभाषा और इसके उदाहरण। मौखिक भाषा की परिभाषा और इसके उदाहरण। तो देखो दोस्तों, इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है एवं सामने वाला उन्हें सुनकर ग्रहण करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे और सामने वाला उन्हें सुनकर के ग्रहण करे तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं दोस्तों। अब मौखिक भाषा के जो उदाहरण है वो है दोस्तों कि साक्षात्कार। साक्षात्कार है आमने सामने बैठ करके, वो मौखिक भाषा का उदाहरण है दोस्तों। साक्षात्कार हो गया। नेता का भाषण, नेता का भाषण हो गया, मौखिक भाषा का उदाहरण है। रेडियो समाचार, रेडियो समाचार, ये मौखिक भाषा के उदाहरण है दोस्तों। ये मौखिक भाषा की। अब बात आती है कि लिखित भाषा। अब लिखित भाषा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति जब अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है एवं सामने वाला जब उन्हें पढ़कर ग्रहण करे तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक व्यक्ति जब अपने विचारों को लिख कर प्रकट करे एवं सामने वाला उन्हें पढ़कर ग्रहण करे तो उसे कौन सी भाषा कहेंगे दोस्तों, लिखित भाषा। और लिखित भाषा के जो उदाहरण है दोस्तों पाठ्य पुस्तकें,
पाठ्य पुस्तकें, मैगजीन, समाचार पत्र, ये उसके उदाहरण होते हैं लिखित भाषा के। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये है दोस्तों। अब आती है सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा कौन सी है दोस्तों? सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों को न तो बोल करके प्रकट करे, न लिख करके प्रकट करे, अपितु वह संकेत या इशारों के माध्यम से सामने वाले को समझाएं, तब उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत या इशारों के द्वारा, इसमें एक व्यक्ति है वो अपने विचारों को संकेत या इशारों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को समझाता है, तो इसलिए इसको कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। संकेत या इशारों के द्वारा। सांकेतिक भाषा में क्या है कि न तो बोल करके और न लिख करके सामने वाले को बताया जाता है, बल्कि उसमें सामने वाले व्यक्ति को संकेत या इशारों के द्वारा समझाया जाता है, इसलिए इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं दोस्तों। सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा देखो इसके उदाहरण है, वो उदाहरण है दोस्तों, जैसे क्रिकेट मैच में जो एम्पायर होता है वो जितने भी अपने निर्णय करता है, जैसे खिलाड़ी आउट हो गया 4 रन का, 6 का, 9 बॉल का, थर्ड एम्पायर की तरफ जो इशारा करता है वो सारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण है दोस्तों। सारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। चिड़िया का चहकना, चिड़िया का चहकना भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अब कई लोग कहेंगे कि वो मौखिक भाषा का उदाहरण है चिड़िया का चहकना। चिड़िया का चहकना मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मौखिक भाषा का उदाहरण जब भी होगा जब कोई सार्थक ध्वनि निकल करके सामने आएगी। जब एक व्यक्ति सार्थक ध्वनि उच्चारित करे, सामने सुनने वाला व्यक्ति है उनको ग्रहण कर ले उस सार्थक ध्वनि को, तब वो मौखिक भाषा का उदाहरण होगा। लेकिन चिड़िया का चहकना कोई सार्थक ध्वनि नहीं है। उस चहकने का अपन अर्थ थोड़ी समझ सकते हैं, वो क्यों 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 चहक रही है, वो चहकने का उसका मतलब क्या है। इसलिए चिड़िया का चहकना हो, या सड़क पर अपन चल रहे हैं और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, तो वो भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि हॉर्न बजाना कोई सार्थक ध्वनि नहीं है, सार्थक ध्वनि निकल करके नहीं आ रही है। ट्रैफिक की लाइटें, ट्रैफिक की लाइटें हैं, या जो ट्रेन का अंतिम जो डिब्बा होता है उसमें अक्स का निशान लगा होता है लास्ट में लाल अक्षरों में, वो भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। और जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी होता है उसके जो इशारे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी, यातायात पुलिस कर्मी है, वो चौराहे के ऊपर खड़ा होकर के जो गाड़ियों को आगे चलने के लिए जो इशारे करता है, रुकने के लिए, आगे चलने के लिए, वो भी सांकेतिक भाषा में आएंगे। और सड़क के ऊपर जो डिवाइडर लगे होते हैं दोस्तों ऐसे मुड़ने के लिए, जैसे ये है ऐसे ऐसे मुड़ने के लिए जो संकेत होते हैं दोस्तों, ये भी सांकेतिक भाषा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इससे कोई सार्थक शब्द निकल करके सार्थक ध्वनि या सार्थक शब्द नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कोई। ये बाएं मुड़ने और दाएं मुड़ने के जो चिन्ह होते हैं सड़कों के ऊपर, ये भी सांकेतिक भाषा में आएंगे दोस्तों। ये क्या आएंगे? सांकेतिक भाषा के उदाहरण होंगे। ये भी बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, या कहीं पर जैसे रेलवे क्रॉसिंग है तो कुछ चिन्ह लगा हुआ होता है, आगे नदी है, स्कूल है, इनके रोडों के ऊपर जो लगे हुए थे चिन्ह लगे हुए थे सड़कों के किनारे, तो वो सब सांकेतिक भाषा के ही उदाहरण होंगे दोस्तों। अब बात आती है कि जो 3 भाषाएं हैं उनमें से सरल भाषा कौन सी है, कठिन कौन सी है दोस्तों। तो सबसे अपन अगर बात करेंगे दोस्तों, सबसे जो सरल भाषा है वो है दोस्तों मौखिक भाषा। सबसे सरल कौन सी है? मौखिक। और कठिन कौन सी है? ये आप बताओ कि सबसे कठिन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताओ कि सबसे कठिन कौन सी है। सरल तो मैंने बता दिया कि सरल तो मौखिक भाषा है। कठिन कौन सी है? लिखित होगी या सांकेतिक? कठिन इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों कठिन है वो है सांकेतिक भाषा, वो कठिन है। अब बात सरल और कठिन की आ गई, तो लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा को अपन क्या कहेंगे? अपन लिखित भाषा को कहेंगे कि ये सरल और कठिन दोनों है। ये क्या है? सरल भी है और क्या दोस्तों? कठिन भी है। लिखित भाषा है
वो सरल एवं कठिन दोनों है, दोनों रूप प्रचलित है इसमें। सरल, मौखिक भाषा सरल क्यों है? मौखिक भाषा सरल क्यों है? क्योंकि ये सरल इसलिए है कि इसमें एक जो व्यक्ति अपने विचारों को बोल करके प्रकट करता है, सामने वाला सुनकर ग्रहण करे, इसलिए ये सबसे सरल भाषा है। इसलिए ये सरल भाषा है कि जो दो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आमने सामने विचारों का जो आदान प्रदान है वो बोलकर एवं सुनकर ग्रहण करने के कारण ये भाषा सबसे सरल है। फिर बात आती है सांकेतिक भाषा की कठिन। ये कठिन क्यों है? सांकेतिक भाषा कठिन इसलिए है क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते दोस्तों। संकेत क्या है? निश्चित नहीं होते, इसलिए ये कठिन है। संकेत निश्चित नहीं होते, संकेत निश्चित नहीं होते हैं, संकेत निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए ये कठिन है। मान लो कि मैं एक व्यक्ति को संकेतों के द्वारा समझा रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति के आसपास में बैठे अन्य व्यक्ति को वो संकेत समझ में नहीं आएंगे। जिसको मैं समझा रहा हूं संकेतों के माध्यम से, उसी को वो मेरी भाषा वो संकेतों के माध्यम से उसके पास पहुंचेगी। संकेतों के माध्यम से हाव भाव, हाथों के हाव भाव या मुख या आंखों के हाव भाव के द्वारा, तो उसको तो वो समझ में आ जाएंगे, लेकिन उनके आसपास बैठे हुए व्यक्ति को वो संकेत समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। इसलिए ये भाषा कठिन है। जैसे कि मान लो एक मेरा कोई दोस्त है और हम शाम को 5 बजे क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे। अब उस दोस्त के पिताजी वो घर पर रहते हैं और वो दोस्त कहता है कि 5 बजे मेरे पिताजी घर पर रहते हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उसको बोलूंगा कि मैं आपके घर के दरवाजे के पास आकर के ताली बजाऊंगा, तो आप समझ जाना कि अब मेरा खेलने का टाइम हो गया। मेरा दोस्त है वो क्रिकेट खेलने के लिए मुझे बुला रहा है। मैं आवाज नहीं दूंगा वहां पर जाकर के कि क्रिकेट खेलने के लिए चलें, बल्कि मैं ताली बजाऊंगा आपके घर के दरवाजे के पास जाकर के, तो आप समझ जाना। तो अब वो जो ताली बजाना ना, वो उस दोस्त को तो पता है कि ताली का क्या इशारा है, क्या संकेत है, लेकिन उसके पिताजी को नहीं पता है कि ताली बजाने का मतलब क्या है यहाँ पर। इसलिए दोस्तों ये सांकेतिक भाषा कठिन है। जिसकी तरफ मैं संकेत कर रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, उसको तो समझ में आ जाएंगे वो ताली, लेकिन उसके परिवार के अन्य लोगों को ताली का मतलब नहीं समझ में आएगा। तो ये संकेत निश्चित नहीं होते दोस्तों, हर जगह अलग अलग संकेत प्रयोग किए जा सकते हैं। अब बात आती है लिखित भाषा सरल और कठिन क्यों है? ये सरल भी है और कठिन भी क्यों है? सरल तो दोस्तों लिखित भाषा इसलिए है क्योंकि मुझे हिंदी भाषा लिखनी आती है और पढ़नी भी आती है, इसलिए ये मेरे लिए सरल है लिखित भाषा। लेकिन अगर मुझे उर्दू भाषा लिखने और पढ़ने के लिए दी जाए तो मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मैं साक्षर होते हुए भी उर्दू भाषा का ज्ञान मुझे नहीं है। वो उर्दू भाषा में नहीं लिख सकता, न पढ़ सकता, इसलिए वो मेरे लिए कठिन है। हिंदी भाषा में लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए वो सरल है। तो ये है दोस्तों अपन भाषा के जो 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक, इन तीनों की मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है, उदाहरण बताए हैं, और सरल और कठिन दोनों, इनके बारे में भी मैं आज ने आपको विस्तृत रूप से समझाया दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं कि भाषा का विकास क्रम। भाषा का क्या दोस्तों? विकास क्रम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब भाषा का विकास क्रम, भाषा सीखने का विकास क्रम। भाषा सीखने का विकास क्रम दोस्तों, भाषा को सीखने का जो
विकास क्रम, मतलब एक व्यक्ति में भाषा का सीखने का विकास क्रम होता है। रीट के विद्यार्थी या सेकंड ग्रेड में जो शिक्षण विधि आती है उसमें ये चैप्टर चलता है दोस्तों। सीटेट एग्जाम हो, रीट हो, एस टेट हो, एमपी टेट, यूपी टेट, जितनी भी टेट की एग्जाम है, रीट हो, उनमें एक भाषा विकास, भाषा के कौशलों से संबंधित एक टॉपिक चलता है दोस्तों। तो जो भाषा सीखने का जो विकास क्रम है दोस्तों, वो क्रमबद्ध रूप से है दोस्तों। क्या है? क्रमबद्ध रूप से। और इसकी एक ट्रिक है दोस्तों सीखने के लिए, भाषा के विकास क्रम को सीखने की जो एक ट्रिक है वो है दोस्तों सुबोपैली। सुबोपैली ये ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक को याद करके अपन प्रश्न को हल कर सकते हैं। सु का अर्थ हो गया सुनना, सुनकर। व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम में सबसे पहली जो कड़ी है वो सुनकर के ग्रहण करता है व्यक्ति। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? सुनता है। सुनने के बाद में बोलना सीखता है। वो सुनने के बाद में क्या सीखता है दोस्तों? बोलना सीख जाता है। वो सुनने के बाद में क्या सीखता है? बोलना। और बोलने के बाद में पढ़ना। तीसरा जो क्रम है वो क्या है? पढ़ना। बोलने के बाद में क्या सीखता है दोस्तों? पढ़ना सीखता है वो। और पढ़ने के बाद में अंतिम जो कौशल है वो क्या है? लिखना। अंतिम जो भाषा का कौशल है वो है लिखना। सुनना, सुनकर कह सकते हैं या सुनना भी कह सकते हैं अपन, एक ही बात है वो। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषाई कौशलों के नाम से जाने जाते हैं व्यक्ति। और क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। सबसे पहले सुनना ही आएगा व्यक्ति के भाषा विकास क्रम में। सबसे पहले व्यक्ति सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। सभी भाषा वैज्ञानिकों ने यही क्रम अपनाया, लेकिन मारिया मोंटेसरी ने दोस्तों अलग से क्रम अपनाया। उन्होंने जो तीसरे और चौथे जो क्रम है ना, उनका स्थान चेंज किया है। किसने? मैडम मारिया मोंटेसरी ने। मैडम मारिया मोंटेसरी। इन्होंने जो भाषाई कौशल है क्या, और उनमें दो को तो वैसे वैसे रखा, लेकिन तीसरे को चौथे के स्थान पर रखा और चौथे को तीसरे के स्थान पर कन्वर्ट किया है। तो आपको यह ध्यान रखना कि अगर मारिया मोंटेसरी के संदर्भ में अगर आपको भाषाई कौशलों के बारे में पूछें तो वो क्रम अलग है। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये आएगा मारिया मोंटेसरी के संदर्भ के अंदर भाषा का जो कौशल है सीखने का। और जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं मारिया मोंटेसरी को छोड़ करके, उन सभी ने सुबोपैली इस ट्रिक का ही प्रयोग करके अपन उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मारिया मोंटेसरी के अलावा सारे भाषा वैज्ञानिकों ने यही क्रम रखा है। तो ये दोस्तों भाषा सीखने का जो विकास का क्रम था वो मैंने आपको बताया है यहाँ के ऊपर। अब देखो बात दोस्तों आती है भाषा का। अपन ने पहले हिंदी के बारे में पढ़ा, फिर भाषा के बारे में पढ़ा। अब हिंदी और भाषा दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे अपन। हिंदी भाषा का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का वर्गीकरण दोस्तों 3 आधारों पर करेंगे अपन। कितने आधारों पर करेंगे दोस्तों? 3 आधारों पर। हिंदी भाषा का जो वर्गीकरण है वो दोस्तों कितने? 3 आधारों पर इसका वर्गीकरण करेंगे। 3 आधारों पर। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 3 आधारों पर करेंगे। नंबर 1, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। ऐतिहासिक
दृष्टिकोण के आधार पर। नंबर 2, भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर। भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर। नंबर 2, भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर। और नंबर 3 है दोस्तों, संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर। संवैधानिक या राजनीतिक भी बोल सकते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर या राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर। यह दोस्तों हिंदी भाषा का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का वर्गीकरण अपन 3 आधारों के पर करेंगे, 3 आधारों को लेकर के। पहला क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर। और तीसरा है दोस्तों संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर। अब चलते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण के सबसे पहले जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसके आधार पर भाषा का वर्गीकरण। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक दृष्टि से भाषा का वर्गीकरण। ऐतिहासिक दृष्टि से भाषा का वर्गीकरण। ऐतिहासिक दृष्टि से भाषा का वर्गीकरण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, भारत की जो जनक जननी भाषा है वो संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। क्योंकि सभी भाषाओं का विकास वो संस्कृत से हुआ था। 1500 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत भाषा चलती थी। आज से 1500 ईसा पूर्व कौन सी भाषा चलती थी दोस्तों? संस्कृत। संस्कृत भाषा चलती थी। अब प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के 2 रूप थे दोस्तों। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के कितने रूप थे दोस्तों? संस्कृत भाषा के 2 रूप थे दोस्तों। पहला तो था कौन सा? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। और दूसरा था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ये थे प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के कितने रूप थे दोस्तों? 2 रूप प्रचलित थे। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, पुराण, उपनिषदों की रचना हुई। वैदिक संस्कृत के अंदर वेदों की, पुराणों की और उपनिषदों की रचना हुई थी दोस्तों। और ये भाषा जो वैदिक संस्कृत की भाषा थी वो आम जन के लिए कठिन थी, क्योंकि इनकी भाषा वो पढ़ने और लिखने में कठिन थी। एक एक शब्द इतने बड़े होते थे कि एक पूरी लाइन में भी अगर आ जाए, पूरी लाइन में भी लिखना पड़े तो भी लाइन छोटी पड़ जाती थी। इसलिए ये भाषा आम जनता के लिए लिखने एवं पढ़ने की दृष्टि से कठिन थी। और कठिन होने के कारण ही इस भाषा का आगे विकास नहीं हो सका। फिर बात आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। और ये जो धार्मिक ग्रंथ थे वो जनता के लिए पढ़ने के लिए और पढ़ने लिखने के लिए सुविधा की दृष्टि से सरल थे। और इसलिए लौकिक संस्कृत का आगे विकास हुआ दोस्तों। उस समय आम जन की जो भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी। ये भाषा सरल थी जनता को सीखने की दृष्टि से। तो लौकिक संस्कृत जो भाषा है इसका दोस्तों आगे विकास हुआ। और फिर लौकिक संस्कृत से आगे जो विकास हुआ उससे पाली भाषा निकल करके आई दोस्तों।
कौन सी भाषा निकल करके आई दोस्तों? पाली। पाली भाषा निकल करके आई। अब दोस्तों भाषा में ली छोटी आएगी पाली में, और जो जिला लिखते हैं पाली, उसमें ली बड़ी आएगी, उसमें ली बड़ी आएगी। पाली से कौन सी दोस्तों? पाली से प्राकृत भाषा निकल करके आई। पाली के बाद भी प्राकृत भाषा का विकास हुआ। संस्कृत के दो रूप थे, वैदिक और लौकिक। वैदिक वही रह गई, वैदिक भाषा का आगे विकास नहीं हुआ, लौकिक भाषा का आगे विकास हुआ, उससे पाली भाषा निकली। पाली से प्राकृत, प्राकृत से कौन सी निकली? अपभ्रंश। प्राकृत से दोस्तों अपभ्रंश भाषा निकली। कौन सी? अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के खूब रूप है, अपभ्रंश के बहुत सारे रूप है, तो उसमें एक जो प्रकार था वह था शोरसेनी अपभ्रंश। कौन सा था? शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। और इसी शोरसेनी अपभ्रंश दोस्तों, इसी शोरसेनी अपभ्रंश दोस्तों हिंदी भाषा निकली। इसी शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली दोस्तों? हिंदी भाषा निकल करके सामने आई दोस्तों। तो ये है भाषा का ऐतिहासिक दृष्टि से जो वर्गीकरण है वो दोस्तों संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपभ्रंश भाषा का एक रूप है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश, और शोरसेनी अपभ्रंश से क्या? हिंदी भाषा निकल करके सामने आई। अब देखो दोस्तों इसका समय भी, इन भाषाओं का समय है, वो भी समय के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। समय के बारे में अध्ययन करेंगे तो दोस्तों जो संस्कृत का समय है उसमें जो दो रूप प्रसिद्ध थे, वैदिक और लौकिक। तो जो वैदिक संस्कृत है दोस्तों, वैदिक संस्कृत है, यह है दोस्तों वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका समय दोस्तों वैदिक संस्कृत का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत। और लौकिक का फिर लौकिक का हो गया 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अगर अकेले संस्कृत भाषा का ही पूछे आपको, संस्कृत भाषा का अगर समय पूछे आपको, तो आपको 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बताना आपको। अकेली संस्कृत का ही पूछे ना अगर आपको एग्जाम में समय, तो आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का आपका समय बताना है। लेकिन अगर आपको वैदिक का अलग पूछे और लौकिक का अलग पूछे तो ये अलग अलग बताना है, और ज्यादा हार्ड नहीं है ये। आप सिर्फ 1500 ईसा पूर्व याद रखो कि 1500 ईसा, आज से 1500 ईसा पूर्व में भारत में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। और प्रत्येक भाषा से दूसरी भाषा का जब विकास होता है, अंतर होता है, एक भाषा से जब दूसरी भाषा में अंतर करें तो 500 वर्षों का अंतराल होता है। कितने कितने वर्षों का अंतराल होता है? 500 वर्षों का अंतराल होता है दोस्तों। 500 वर्षों का अंतराल होता है एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर। अब 500 वर्षों का है, 1500 और 1000 है, तो इसमें 500 साल का अंतर है। फिर 1000 और 500, इसमें भी 500 साल का अंतर है। तो आप 1500 ईसा पूर्व अगर आपको याद है तो आप 500 घटाते जाओ। ईसा पूर्व में घटते हैं, ईसा पूर्व में हमेशा घटते हैं, और ईसवी सन में हमेशा जुड़ते हैं। ईसवी सन बढ़ते हुए क्रम में चलती है, ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में चलेंगे। तो 1500 से 500 घट गए, क्योंकि भाषा, एक भाषा का दूसरी भाषा में अगर समय अपन देखें तो 500 वर्षों का अंतराल आता है दोस्तों। अब बात आती है पाली। पाली तो मतलब 500 ईसा पूर्व पाली भाषा है, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। क्यों जीरो नहीं लिख सकते, जीरो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए मैंने एक, अब आ गया ईस्वी, 1 ईस्वी आएगा यहाँ पर 500 ईसा पूर्व,
500 ईसा पूर्व है ये यहाँ 1 ईस्वी। अब ईस्वी में चलेंगे अपन, तो ईस्वी में बताए ना, ईस्वी में जुड़ते हैं, ईस्वी सन जुड़ती है। तो यहाँ पर प्राकृत में क्या होगा दोस्तों, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत का समय क्या रहा, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ये प्राकृत भाषा का समय काल रहा। अब बात आती है अपभ्रंश की। अपभ्रंश भाषा का समय, तो अपभ्रंश भाषा जो शोरसेनी भाषा इसके अंतर्गत आती है। अपभ्रंश भाषा का एक भेद है शोरसेनी। तो इस शोरसेनी जो भाषा है, इसका जो समय है वो है दोस्तों 500 ईस्वी से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब इसका समय आ गया। अब हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का अगर अपन चर्चा करें तो 1000 ईस्वी से क्या वर्तमान समय तक, क्या होगा वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक मतलब फिलहाल वर्तमान में, वर्तमान तक ये चल रही। वर्तमान समय का मतलब यह हो गया कि जिस समय जो भाषा ज्यादा प्रचलन में हो, वर्तमान में मतलब अभी तुरंत जिस भाषा का अपन ज्यादा प्रयोग करें या जो भाषा ज्यादा प्रचलन में है, उस भाषा से है वर्तमान का मतलब। वर्तमान का मतलब कि जिस समय जो भाषा ज्यादा प्रचलन में है, तो वर्तमान में कौन सी ज्यादा प्रचलन में, हिंदी भाषा ज्यादा प्रचलन में है। तो इसका हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ, 1000 ईस्वी से इसका उद्भव हुआ था। आपको पूछे कि हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ, तो 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का उद्भव हुआ दोस्तों, और यह वर्तमान समय में भी चल रही है। तो ये है दोस्तों भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपन ने अध्ययन किया। और अब जो पाली भाषा देखो दोस्तों, कौन सी है पाली भाषा। पाली भाषा तो दोस्तों देखो, पाली है ना, ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। कौन सा धर्म प्रचलन में था, जब बौद्ध धर्म जब प्रचलन में था अपने देश में, बौद्ध धर्म कौन सा था, बौद्ध धर्म। उस बौद्ध धर्म की जो भाषा कौन थी दोस्तों, पाली भाषा थी। और जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक, कौन से जो ग्रंथ है इसके, त्रिपिटक। वो पाली भाषा में लिखे गए थे। त्रिपिटक 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। फिर आती है प्राकृत भाषा। तो बात ये जैन धर्म की भाषा थी। कौन सा धर्म की भाषा है प्राकृत भाषा, जैन धर्म की भाषा है ये दोस्तों। और जो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम, आगम। जो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ना दोस्तों, आगम, वो प्राकृत भाषा में ही रचा गया था। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है दोस्तों, और त्रिपिटक है वो बौद्ध पाली भाषा में रचे गए। ये बौद्ध के धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। और प्राकृत भाषा वो जैन धर्म की भाषा है। और जो आगम ग्रंथ है जैनियों का जो आगम जो धार्मिक ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में रचा गया था। तो ये है दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हो। आपको मैंने भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको मैंने बताया है, आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण, आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भाषा का वर्गीकरण, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये विकास क्रम चलेगा आपको। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोरसेनी अपभ्रंश, और शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। नंबर 2 पर है भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन। भाषा का भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकरण। भाषा का भौगोलिक दृष्टि से
वर्गीकरण, भाषा का भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकरण। देखो दोस्तों, हिंदी भाषा है वो उत्तर भारत एवं मध्य भारत के लगभग 10 प्रांतों में बोली जाती है। कितने प्रांतों में? 10 प्रांतों में। उत्तर भारत एवं मध्य भारत के, उत्तर भारत एवं मध्य भारत के लगभग कितने प्रांतों में बोली जाती है दोस्तों? 10 प्रांतों में बोली जाती है हिंदी भाषा। लगभग 10 प्रांतों में इसका बोलबाला है। हिंदी भाषा है वो उत्तर भारत एवं मध्य भारत के लगभग 10 प्रांतों में बोली जाती है। अब वो कौन कौन से 10 प्रांत, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा हिंदी पट्टी क्षेत्र नहीं है, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है ना 10 क्षेत्रों में, 10 प्रांतों में, उनको हिंदी पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र या हिंदी बाहुल्य क्षेत्र। अब वो 10 जो है दोस्तों, वो देखो, वो ये नंबर 1 पर आता है राजस्थान, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर बिहार, नंबर 5 पर झारखंड, नंबर 6 पर छत्तीसगढ़, नंबर 7 पर हरियाणा, नंबर 8 पर दिल्ली, नंबर 9 पर हिमाचल प्रदेश, और नंबर 10 पर होगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। उत्तराखंड को क्या नाम से? उत्तरांचल। ये है दोस्तों 10 हिंदी भाषा भाषी राज्य, 10 हिंदी भाषा भाषी राज्य। तो भाषा का भौगोलिक दृष्टि से जो वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, उनमें ये भाषा है उत्तर भारत एवं मध्य भारत के 10 प्रांतों में बोली जाती है। 10 प्रांतों के नाम दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर बिहार के बाद में झारखंड, और फिर छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में बोली जाती है। फिर अपना पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बोली जाती है। फिर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तराखंड। याद कैसे करते? राजस्थान तो अपना राज्य है। राजस्थान की पड़ोसी राज्य कौन सी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा लगती है राजस्थान की। हरियाणा से भी सीमा लगती है और कुछ दिल्ली से भी सीमा लगती है। तो ये 5 तो एक सीमावर्ती राज्य है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। अब फिर आपको याद रखना बिहार के साथ में झारखंड और छत्तीसगढ़ को के साथ में रखो। बिहार के पास में छत्तीसगढ़ और झारखंड है, तो वो हो गए। फिर आती है हिमाचल प्रदेश, जो पहाड़ी क्षेत्र है, 2 पहाड़ी क्षेत्र है, वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये 2 पहाड़ी क्षेत्र हैं दोस्तों। तो इनको पहाड़ी क्षेत्र के नाम से याद रख लेना कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हो गए कुल 10 राज्य जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, या हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र कहलाते हैं, या हिंदी पट्टी क्षेत्र के नाम से ये जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति और हिंदी भाषा
का वर्गीकरण अब वर्तमान में अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले तो पढ़ा आपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण, और अब भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकरण, और जो 3 नंबर का पॉइंट है संवैधानिक दृष्टि से वर्गीकरण, वो दोस्तों आगे की क्लास में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ दिन, शुभ समय।